क्या मिडिल क्लास में पैदा होकर करोड़पति बन सकते हैं? क्या एक जॉब में रह के फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? इन दोनों का जवाब है हाँ। कैसे? इस कैसे का जवाब हमारी पैसा, पावर, लग्जरी और कंफर्ट की चाह और हमारी ज़रूरतों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी को मिला के जो मिक्सचर बनता है उसके निचोड़ में छिपा है। इसी बात को एलाबोरेट करते हुए मॉर्गन हाउसेल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हाई पेड जॉब या हाई अर्निंग बिजनेस से ज़्यादा ज़रूरी है सही एटीट्यूड और साइकोलॉजी की समझ। अगर एक बार आपने ये साइकोलॉजी समझ ली और सही एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी ही मिलनी है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? सभी के लिए ये डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, पर अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की चिंता किए बिना, कल पैसे कहाँ से आएंगे वो चिंता किए बिना जीने को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अब उसके लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। तो वो पैसे कैसे जमा किए जा सकते हैं वो ही हमें इस बुक से सिखाने का प्रयास किया गया है। तो आइए जानते हैं 6 बातें जो हम इस बुक से सीख सकते हैं। तो वेरी वार्म वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अनाहत्स बिब्लियोफिलिया, जहां हम बात करेंगे किताबों की जो आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। रोनाल्ड रीड, जो कि अमेरिका के वर्मोंट स्टेट के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और वहीं पे अपनी जिंदगी बिताई। पेशे से वो एक सफाई कर्मचारी थे। एक लंबे अरसे तक उन्होंने गैस स्टेशन पे भी काम किया था और पूरी जिंदगी ऐसे ही छोटे मोटे काम करते रहे थे। पर जब 92 की उम्र में उनका देहांत हुआ तब पता चला कि उनकी नेट वर्थ $80 लाख अपनी करेंसी में कन्वर्ट करे तो करीब करीब 60 करोड़ रुपए है। तब सभी के मन में एक ही सवाल था कि इतने पैसे उनके पास आए कैसे? क्या उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी, या फिर ये पैसे उनको विरासत में मिले थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा इल्लीगल काम किया था, चोरी चपाटी लूटफाट की थी? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो हमारे पेरेंट्स हमको हमेशा करने को कहते रहते हैं, पर थोड़े से ट्विस्ट के साथ। उन्होंने क्या किया था वो अगर हम समरी के अंत में बताएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हम में से ज़्यादातर लोग रोनाल्ड रीड की ही तरह मिडिल क्लास में पैदा हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिच डैड पुअर डैड में लिखी गई वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली बात या कंपनियों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने वाली बात हम अभी से नहीं कर सकते। साथ ही रिच डैड पुअर डैड में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई है जो पढ़ने में तो बहुत अच्छी है पर अप्लाई करने में नहीं। पर इस बुक में लिखी गई हर बात को आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, गिव टाइम द मनी टू कंपाउंड। वॉरेन बफे की नेटवर्थ आज $84.5 बिलियन है और उनकी उम्र 90 साल। $84.5 बिलियन की नेटवर्थ में से $81.5 बिलियन की नेटवर्थ उनके 65वें साल के बाद की है, जबकि $84.2 बिलियन की नेटवर्थ यानी 99% से भी ज़्यादा वेल्थ उनके 50वें सालगिरह की बाद की है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफे शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न निकालते हैं। वो एन्युअली 22% रिटर्न निकालते हैं, जबकि जेम्स साइमन नाम के एक दूसरे इन्वेस्टर है वो 66% रिटर्न निकालते हैं। फिर भी जेम्स साइमन की नेटवर्थ $21 बिलियन की है। इतना बड़ा फर्क क्यों है? जवाब है कंपाउंडिंग। बफे 11 साल के थे तब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज उनकी उम्र 90 साल की है, जबकि जेम्स साइमन ने 50वें साल के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज उनकी उम्र 70 साल की है। और इसी एक डिफरेंस की वजह से वे इतने धनी बन सके। मान लीजिए कि बफे 60 की उम्र में रिटायर हो गए होते, कहा होता कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे आराम करना है, तो आज उनकी नेटवर्थ क्या होती? जवाब है $11.9 मिलियन, यानी कि आज जो है उससे 99.9% कम। तो अपने पैसों को इन्वेस्ट करे और उसे कंपाउंडिंग का टाइम दे। अगर अर्ली विड्रॉल से वॉरेन बफे की वेल्थ इतनी कम हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है। किसी भी फील्ड में एंड्योरेंस इज द की। डटे रहे बस। आज शेयर मार्केट का कोई भी बंदा वॉरेन बफे बनना चाहता है पर उनके जितना टाइम नहीं देना चाहता, जबकि सच ये है कि इन्वेस्टमेंट उनकी स्किल है।
पर उसका सीक्रेट है टाइम। पर पैसों को कंपाउंड करने का टाइम तो तब देना है जब आप इन्वेस्ट करो। तो उसके लिए ये दूसरी टिप, सेव मोर। आपकी दौलत को आपकी इनकम या आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज्यादा आपके सेविंग रेट से फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा आप सेव करेंगे उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा पैसा कंपाउंड होगा और उतनी ही ज्यादा आपकी दौलत बढ़ेगी। अब ये सुनकर कई लोग सोचेंगे, अरे यार फिर वही पेरेंट्स वाली बात, हम यहाँ कुछ नया सीखने को आए हैं, वो सुनने को नहीं जो हमें हर रोज घर पे सुनने को मिलता है। तो आइए एक कहानी सुनाता हूँ। रिचर्ड फ्रुस्कन हार्वर्ड में पढ़े, मैरिल लिंच जो कि दुनिया की टॉप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया। एक मैगजीन ने उनको वर्ल्ड्स टॉप 40 अंडर 40 के लिस्ट में भी शामिल किया था। उन्होंने इतना पैसा बनाया कि 40-45 की उम्र में तो वो रिटायर हो गए। उन्होंने एक बीच हाउस खरीदा, बाद में एक 18,000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा जिसमें 11 बाथरूम थे और 2 लिफ्ट्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। और 2008 की मंदी आई। इस रिसेशन ने उनको इतनी बुरी तरह से पीटा कि उन्होंने पर्सनल बैंकरप्सी फाइल कर दी और कहा कि मेरी कोई इनकम ही नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये टिप आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। हम सभी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, पर फाइनेंशियल फ्रीडम में लगने वाला टाइम और सेविंग रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा सेव करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी ही जल्दी मिलेगी। हालांकि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं मानता कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम कंजूस बन जाएंगे। हमारा गोल यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम है, कंजूस बनना नहीं है। पर एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करें कि इतना सेव करना ही करना है, तो आप अच्छी तरह से इफेक्टिवली एफिशिएंटली सेव कर पाएंगे। थर्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड वेल्दी पीपल। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग और दौलतमंद लोगों में फर्क होता है। रिच यानी ज्यादा इनकम। ज्यादा इनकम आपको रिच जरूर बना सकती है, पर जरूरी नहीं है कि वो आपको वेल्दी भी बनाए। रिच लोगों को ढूंढना बहुत आसान है। बड़ा घर, महंगी गाड़ी और फैंसी एसेसरी वाला कोई भी बंदा पकड़ लीजिए, वो रिच होगा। पर वेल्थ यानी आपके खर्च करने के बाद जो बचता है उसका जमाव, यानी आपके पास कितने आ रहे हैं वो नहीं, पर आपके पास कितने हैं वो। वेल्दी लोगों के पास बड़ा घर या महंगी गाड़ियाँ चाहे ना भी हो, पर उनके पास पैसे होते हैं। सच्चे वेल्दी लोगों को ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वेल्दी लोग सादगी में मानते हैं। जैसे कि रोनाल्ड रीड, एक सफाई कर्मचारी की इनकम कितनी हो सकती है? थोड़ी बहुत होगी, पर उनकी वेल्थ कई वाइट कॉलर जॉब वाले लोगों से भी ज़्यादा थी। वॉरेन बफेट भी एक ऐसे ही इंसान है। 60 साल से एक ही घर में रहते हैं, 15 साल से एक ही गाड़ी चला रहे हैं। वो तो कैसा भी घर और चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, पर फिर भी वो एक ही गाड़ी क्यों यूज़ कर रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दोस्त, आपको 55 लाख में लेक्सस लेने वाला हर्षद मेहता नहीं, पर 15 साल पुरानी कैडिलैक चलाने वाला वॉरेन बफेट बनना होगा। फोर्थ, नो वन इम्प्रेस्ड विथ योर पोजीशन एज मच एज यू आर। इस बुक में से ये पॉइंट मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट है। जब भी हम किसी की महंगी गाड़ी या फैंसी एसेसरी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं भी एक दिन ये सब खरीदूंगा तो मैं भी इतना कूल दिखूंगा, लोग मेरी भी इज्जत करेंगे। पर थोड़ा सोच करके देखो तो आप उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, पर आप उसे देखकर खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं। तो सोचिए, आज अगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो आपके पास ये सब होगा, तब क्या कोई आपको रिस्पेक्ट देगा? हकीकत तो ये है कि तब भी लोग आपको देखकर अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे कि मुझे ऐसा चाहिए, और उनकी आंखों में लालच देखकर आपको लगेगा कि वो आपको इज्जत दे रहे हैं। तो चीज़ों के पीछे भागना बंद कीजिए, सेव कीजिए, इन्वेस्ट करिए और वेल्थ बनाने पे फोकस कीजिए। फिफ्थ, प्लान अ बैकअप प्लान इफ योर करंट प्लान डोंट गो वेल। दुनिया सरप्राइज से भरी पड़ी है, इसमें कल कुछ भी हो सकता है। तो अपने प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की बजाय ये भी सोचिए कि अगर आपका प्लान फेल हो जाता है, आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो फेल हो जाता है, आप जो नौकरी चाहते हैं वो आपको नहीं मिलती है, या फिर आपका फाइनेंशियल प्लान जो है वो फेल हो जाता है, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास बैकअप प्लान होगा तो आप सर्वाइव कर सकेंगे, वरना एक फेल्योर बन के रह जाएंगे। सिक्स्थ, डोंट टेक रिस्क्स दैट कैन ब्रेक यू टू द सैंड। सोचिए,
आप 10 मंजिला इमारत पे खड़े हैं, आपको जोरों से भूख लगी है और बिल्डिंग के ठीक नीचे रेस्टोरेंट है, तो सिर्फ आपको जल्दी खाना मिल जाए इस रीज़न से आप बिल्डिंग से छलांग नहीं लगाओगे। क्यों? आप कहेंगे बहुत सिंपल जवाब है भाई, हम नीचे जाकर खाने जैसे रहने भी तो चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही हम पैसों के बारे में नहीं सोचते। कभी कभी पैसों की भूख इतनी बढ़ जाती है कि हम बिना सोचे समझे कूद जाते हैं, फिर चाहे हम टूट ही क्यों ना जाए। लोगों से उधारी करके शेयर बाजार में लगा देते हैं या बहुत बड़ी लोन लेके हम ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसका हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ऐसा रिस्क कभी ना ले जो आपको तोड़ दे। याद रखें, खेलते रहना खेल जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खेल रहे होंगे तो जीतने के चांसेस है, पर अगर आप आउट हो गए तो आपकी हार तय है। तो अब आते हैं रोनाल्ड रीड पे। उन्होंने पैसे कैसे बनाए? उन्होंने अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा सेव किया और जितना सेव किया उसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए रख दिया। तो वो थोड़ा थोड़ा कंपाउंडिंग के बाद बहुत बड़ी रकम बन गई। तो उन्होंने इस समरी के पहले, दूसरे और चौथे पॉइंट को अपने जीने का तरीका बना दिया था, और इसीलिए उनकी कम इनकम के बावजूद वो इतने धनी बन सके। अब यहाँ कई लोग कहेंगे कि वो दौलत का फ़ायदा ही क्या जो वो खर्च नहीं कर सके। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है दोस्त। फ्यूचर में किसी भी समय, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आपको पैसों की ज़रूरत हो, तो वो आपके पास है वो ज़्यादा ज़रूरी है या फिर लोन लेना आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। आप फाइनेंशियली फ्री बनते हैं या नहीं, वो इसी चॉइस से तय होता है। आखिर में इस बुक का रिव्यू करते हैं। पहला, कंटेंट को 5 आउट ऑफ 5 स्टार ही मिलने चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट से परिचित नहीं हैं तो इस बुक की कुछ बातें आपको समझ में ना भी आए, पर ज़्यादातर बातें आप ज़रूर समझ सकते हो। दूसरा, राइटिंग स्टाइल। इस बुक को पढ़ते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कोई अच्छा दोस्त अपने अनुभवों के ज़रिए आपको सिखा रहा है। एकदम फ्लूइड राइटिंग स्टाइल है। इसमें हम देते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तीसरा, एप्लीकेबिलिटी। आप किसी भी क्लास से हो, पर अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हो, अगर आप वेल्दी बनना चाहते हो, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो, तो आप इस बुक की हर एक टिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी हम देते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार। इन सभी चीज़ों के अलावा कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदने और लग्जरी लाइफ जीने की चाह का उद्भव कैसे हुआ और उसे कैसे फैलाया गया, वो भी इस बुक में लिखा है, जो कि हर एक को पढ़ना चाहिए। और ये बुक पैसों से ज़्यादा पैसों के लिए हमारी सोच को फोकस करती है कि कैसे लालच, डर और एम्बिशंस हमसे कुछ बुरे डिसीजंस करवाते हैं। तो हाँ, 4.66 रेटिंग के साथ हम इस बुक को पढ़ने की ज़ोरदार सलाह देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।